हेलो बेटा, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा है? लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th बायोलॉजी। ठीक है, तो देखते हैं हम रेस्पिरेशन। तो देखो बेटा, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ लिविंग बींग्स जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, मोस्ट ऑफ लिविंग बींग्स को बेटा नीड होती है ऑक्सीजन की, जिससे कि उन्हें क्या मिले? एनर्जी मिले। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड मॉलिक्यूल्स। फूड मॉलिक्यूल क्या है? द ग्लूकोज। ठीक है, तो दिस this oxygen reacts with the food molecules present in the body cell and burns them slowly to release energy। ये ऑक्सीजन उस फूड मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, जो हमारे उस बॉडी के सेल में प्रेजेंट है, उसको बर्न कर लेगा स्लोली स्लोली, और रिलीज करेगा क्या? एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी और स्टोर्ड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में रिलीज हो जाएगी और स्टोर्ड हो जाएगी सेल्स में। और ये जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी, हमारी बॉडी जब इसको ज़रूरत होगी ये उसको यूज़ कर लेगी। ठीक है, द बॉडी कैन यूज दिस स्टोर्ड एनर्जी वेन एवर इट वॉन्ट्स टू डू सो। ओके, ये होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, हम लोग बहुत सारे टाइप्स के रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो एक इसेंशियल लाइफ फॉर्म है। ठीक है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हमें करनी है, हमारे सेल्स को करनी है बॉडी के, तो एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए जो भी लाइफ प्रोसेस है उसके लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? इस रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो देखो, respiration is a process in which glucose is broken down with the help of oxygen, and energy is released along with production of carbon dioxide and water। ठीक है, तो बेटा जस्ट अपोजिट कर दीजिए फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन का, यहाँ पे वही होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है ये ब्रोक डाउन होगा, किसकी हेल्प से? इस ऑक्सीजन की हेल्प से। और क्या होगा? ये एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज होगी, और साथ में क्या होगा? बाई प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर होगा। इसको क्या कहते हैं हम? रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये जो रेस्पिरेशन है बेटा, ये टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? टू टाइप्स का। एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दो टाइप का रेस्पिरेशन है, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक। पर्टिकुलर हम बात करेंगे दोनों के बारे में। ओके, तो देखो बेटा, एरोबिक कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब है ये वो रेस्पिरेशन होगा जिसमें क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही तो करते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या हो जाएगी हमारी? डेथ। तो हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक। तो ये क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या कहते हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस टाइप के रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, यानी कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। किसमें होगा? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, यहाँ पे ये हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो, जो मैंने भी बोला यहाँ पे एग्जांपल, कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, C6 होता है ना, C6। ठीक है, C6H12O6। तो बेटा यहाँ पे इसका क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा, ब्रेक होगा किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, और पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड का बना होता है। टूट गया ना, देखो ब्रेक हो गया, 6 कार्बन से 3 कार्बन पे आ गया। ठीक है, ऐसे हुआ, कहाँ हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये पायरुवेट में, या इसको आप पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट होगा। उसके बाद
ये जो पायरुवेट है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ब्रोक डाउन होगा किसमें, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा एंड वाटर में होगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अप्रॉक्स 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में 38 एटीपी अप्रॉक्स रिलीज होता है। तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें देखने को मिलेगा। यानी कि क्या हुआ कि ये जो ग्लूकोज था इसका कन्वर्ट ब्रेक डाउन हुआ पहले पायरुवेट में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटीपी निकलता है जब ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है। फिर उसके बाद इसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा और हमें 38 एटीपी देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सेल की प्रेजेंस में हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, सॉरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, फिर देखो आगे दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखो आप समझ गए होंगे अब एनारोबिक क्या होगा। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो कि बेटा ये जो रेस्पिरेशन है किसमें होगा, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। ये किस टाइप का रेस्पिरेशन है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं हम लोग। देखो इन ईस्ट सेल की हम बात करते हैं, यहाँ पे एल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है बेटा, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में। पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो पायरुवेट है फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेनॉल में। किसमें हो जाएगा, इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C2H5OH। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, साइटोप्लाज्म में ही होता है, ये पायरुवेट में ही होगा जो कि सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो ईस्ट क्या करेगा, इस पायरुवेट को फर्दर डिवाइड करेगा किसमें, इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, एल्कोहल है ना इथेनॉल। C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी, 2 ATP। कितना, 2 ATP। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए। कैन सेल सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नोट कर लीजिए ऑक्सीजन को, सॉरी ये क्वेश्चन को। फिर से हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। देखो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या हुआ यहाँ पे कि जो ग्लूकोज था बेटा ये पायरुवेट प्लस एनर्जी में रिलीज हुआ जैसे पहले हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ बदल जाती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो कौन होता है, ईस्ट होता है जो इस पायरुवेट को फर्दर ब्रेक डाउन करेगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी रिलीज करेगा, 2 ATP रिलीज होता है। ओके, फिर देखो एक तरीके का और होता है एनारोबिक में, 2 टाइप का हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एक हमने फर्मेंटेशन देखा अभी, अल्कोहल फर्मेंटेशन ईस्ट ने किया। एक दूसरा होता है क्या, मसल्स में, मसल सेल्स में, जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, इफ देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या कमी हो गई है, कमी हो गई, कहाँ पे, इन अवर मसल सेल्स, हमारे सेल्स में। यानी कि ऐसा कब होता है कि जब बेटा हम लोग बहुत ज़्यादा वाइग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है हमारी मसल्स में। ठीक है, और सप्लाई हो नहीं पाती है, सप्लाई जितनी है नहीं उससे बहुत ज़्यादा डिमांड हमारी बढ़ जाती है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। तो हमारी जो मसल है वो क्या करती है उस वक्त, एरोबिक रेस्पिरेशन से स्विच कर जाती है एनारोबिक की तरफ, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, और प्रोडक्शन कर देती है किसका, लैक्टिक एसिड का। किसका प्रोडक्शन कर देती है, लैक्टिक एसिड का। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं फिर से आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान अपना यहीं लगाए रखिए
कि देखो, जब ऑक्सीजन नहीं होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा हमारे मसल्स में, तो बेटा ये जो पायरुवेट है ये डिफरेंट पाथवे में ब्रेक होता है। ये बात हुई ना, जैसे पहले देखा हमने अल्कोहल बना, ठीक है, इथेनॉल बना था। अब देखो क्या होगा कि जो ग्लूकोज है बेटा 6 कार्बन कंपाउंड, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरुवेट में, जो कि क्या है 3 कार्बन कंपाउंड। और बाद में ये जो पायरुवेट है ये सब साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, ठीक है, इस बार ये सब साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। तो ये जो पायरुवेट है फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जो एनर्जी है बेटा वो भी काफ़ी कम ही रिलीज होगी, 2 ATP यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। जैसे कि देखो क्या हुआ कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरुवेट, ये तो सब सेम ही चल रहा है, यहाँ तक तो कहानी सब सेम चल रही है, चाहे एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, ठीक है। कहानी इसके बाद बदलती है कि ऑक्सीजन है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो क्या किया इसने, यहाँ पे प्रोडक्शन करवा दिया किसका, लैक्टिक एसिड का, और एनर्जी रिलीज कर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ इसको याद रखिए, ठीक है, एज इट इज याद रखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एज इट इज जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ वैसे ही याद रखें, ठीक है। फिर देखिए आगे, तो ये हमने अभी बात की थी किसकी, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की, प्रेजेंस इन द ऑक्सीजन एंड एब्सेंस इन द ऑक्सीजन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ फिर से, आपको लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आपको सब बताना है कि भाई एरोबिक में क्या होगा, अनएरोबिक में क्या होगा, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ब्रेकडाउन क्या होगा, कहाँ पे अकर करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस कितनी होगी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये सब बताना है कि O2 का रिक्वायरमेंट है या नहीं, ठीक है, ये सब लिखना है। अब आगे देखो बेटा, आगे जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स में एक्सचेंज जो होता है गैसेस का, वो थ्रू स्टोमेटा होता है, किससे होता है, थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। तो लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर कॉन्टैक्ट विद एयर। तो बेटा स्टोमेटा में पता है कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टोमेटा में स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ से CO2 क्या करता है हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, वही तो कहानी है, ठीक है। तो देखो आगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है ये क्या होती है, आपस में एक्सचेंज होती है, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में होता है ना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है, ऑक्सीजन आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, डिफ्यूजन इज डायरेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। और जो डिफ्यूजन है वो क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ डायरेक्टली हो रहा है, और जो भी रिक्वायरमेंट है प्लांट की वहाँ से वो डिफ्यूजन कर रहा है, ठीक है। और देखो आगे, नाइट के समय में क्या होगा कि ड्यूरिंग नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक्स प्लेस। हमें पता है रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एंड हैंस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बट नॉट यूज्ड अप बाय द प्लांट, ठीक है। तो बेटा ये जो ड्यूरिंग नाइट है वहाँ पे एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी बट नॉट यूज्ड अप बाय द प्लांट, प्लांट इसको यूज्ड अप नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रात हो रही है ना, ये है एक प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देखो, आ, हम्म आगे, हम्म
ड्यूरिंग द डे हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द डे क्या होता है कि देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। बेटा ड्यूरिंग द डे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता है, क्योंकि because the released carbon dioxide is used up by the plants for the photosynthesis। बेटा दिन में तो क्या है कि फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं करेगा ना, वो तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे कि देखो ऑक्सीजन इज रिलीज इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे। वही तो कहानी है जो हमने फोटोसिंथेसिस की पढ़ी है कि दिन के समय में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा ड्यूरिंग द डे। ओके, ये इसकी कहानी है। एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं बेटा अपने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये सब हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा। देखो, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, in aquatic animals the rate of breathing is fast due to the less amount of dissolved oxygen in water। तो बेटा जो aquatic animals हैं उनके केस में मैं बात कर रहा हूँ कि द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्ट ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। बेटा जो aquatic एनिमल्स हैं ना उनमें रेट ऑफ ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, उसकी वजह से ब्रीथिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो फिशेस कैसे करती हैं वहाँ पे, ये देखते हैं हम लोग। तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिशेस क्या करती हैं बेटा, वाटर को टेक करती हैं थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू द गल्स, और गिल्स के पास से पास कराती हैं। ठीक है, गिल्स के पास से क्या कराती हैं, पास कराती हैं। तो गिल्स क्या है बेटा, गिल्स वो स्पेशल ऑर्गन है फिश का ब्रीथिंग के लिए। तो फिश हैज स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स। ठीक है, तो गिल्स वो स्ट्रक्चर है जो उसके माउथ के पीछे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिशेस क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं वाटर को थ्रू देयर माउथ एंड उसको भेज देती हैं कहाँ, सेंडिंग इट ओवर द गिल्स, गिल्स के पास भेज देती हैं। और वहाँ पे क्या होगा, गिल्स फ्रॉम वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। और वहाँ पे क्या होगा कि ये जो गिल्स है ना बेटा, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को उस वाटर में से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इस एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन को बाई ब्लड एब्जॉर्ब करवा देगा और ऑल द पार्ट्स ऑफ द फिश वहाँ पे उसको भेज देगा। ठीक है, और क्या होगा, और फिर वापसी में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा बाई रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, करते हैं ना। और बेटा डिफरेंट एनिमल्स होते हैं बेटा, उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग होता है, जैसे हमने यहाँ पे फिश का देख लिया। तो बेटा डिफरेंट, जैसे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और सुनिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि why do fishes die when taken out of water। why fishes why do fishes die when taken out of water। ओके, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना है। फिर आगे देखो कि द सरफेस ऑफ ऑर्गन इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट एंड प्लेस्ड विद इन द बॉडी। बेटा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनके पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और बेटा इनके जो सरफेस ऑफ ऑर्गन्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनके ऑर्गन्स बहुत ही फाइन होते हैं, डेलिकेट होते हैं, बॉडी में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, एंड passages are there in the body which takes the oxygen rich air to the area of respiration। इनकी बॉडी में जो पैसेजेस जो भी दिए हुए हैं वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को बॉडी में लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं, उस एरिया ऑफ रेस्पिरेशन पर पहुँचाते हैं।
ठीक है, उस एरिया ऑफ रेस्पिरेशन पे पहुंचाते हैं। और देखो बेटा, ये जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे एनिमल्स, बेटा ये लोग क्या करते हैं, एडप्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को एडप्ट कर लेते हैं। जैसे कि इनको प्रोटेक्शन करना होता है अपने रेस्पिरेटरी सरफेस का, किससे, फ्रॉम ड्राइनेस। ठीक है, ड्राइनेस से इनको अपने रेस्पिरेटरी सरफेस को क्या करना होता है, प्रोटेक्शन करना होता है। एंड मेंटेनिंग द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑलवेज मॉइस्ट, और उसको हमेशा क्या करके रखते हैं, मॉइस्ट करके रखते हैं। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और देखो, क्योंकि उनके पास वाटर वगैरह की थोड़ी कमी होती है ना, जो एनिमल्स लैंड वगैरह पे एयर ब्रीथ करते हैं, उनके पास थोड़ा एयर वाटर का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लूज प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बाई इवापोरेशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, इवापोरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट आर द अडेप्टेशन फॉर गैसियस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द अडेप्टेशन फॉर गैसियस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकेंड। आगे हम लोगों को पढ़ना है बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। और देखो बेटा, अगर मैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर मैं आपसे यहाँ 2 मिनट के लिए बात करूँ कि ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन से होते हैं, तो देखो बेटा, अर्थवॉर्म वगैरह जो होते हैं ना, उनमें स्किन होती है या जनरल बॉडी सरफेस होती है अर्थवॉर्म्स के केस में। ठीक है, एयर ट्यूब्स एंड ट्रैकियास जो होते हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह में होते हैं, जैसे कि ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई। ठीक है, और ये जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश, उनमें गिल्स पाए जाते हैं, प्रॉन्स होते हैं उनमें भी गिल्स पाए जाते हैं। और जो हमारे लैंड एनिमल्स जो होते हैं उनमें लंग्स पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस है, बर्ड है, रैट है। ठीक है, इन सब में लंग्स पाए जाते हैं। जस्ट एक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ कि ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो आगे चलते हैं। तो बेटा देखो, ये हमारा क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये लंग है, ये क्या है, ये हमारा लंग है। और बेटा मैं आपको बता दूं, मैं इसमें आपको ये पूरा लंग के बारे में समझाऊंगा। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ना, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ये होता है ट्रैकिया। क्या है ये, ट्रैकिया। जो हमारे, आप नेक पे हाथ लगाइए तो जो आगे ही फ्रंट में होता है ट्रैकिया। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये रिंग्स बने हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज। सी शेप्ड के बने हुए हैं ना, हाथ रखिए अपने नेक पे, आप देख सकते हैं इस तरीके से रिंग्स बने होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज रिंग्स कहते हैं। और फिर फर्दर ये आप देखिए, जो ट्रैकिया है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, फर्दर ये ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, और फर्दर आगे जाके ये और डिवाइड हो गया है, और इस तरीके से इसने अपना एक नेटवर्क बना लिया है। ठीक है, इसने क्या किया है, नेटवर्क बना लिया, बहुत ही वास्ट नेटवर्क बना लिया है, जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा ट्रैकिया था। ट्रैकिया के बाद इसने बनाया क्या है, ब्रोंकस। ये 2 टाइप में आ गया ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, सॉरी, ब्रोंकाई इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, छोटे छोटे ये, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये फर्दर डिवाइड होगा इसमें, इन कलर में। ठीक है, और फर्दर ये आगे डिवाइड होता है एल्वियोलाई में। ठीक है, जहाँ पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, फर्दर एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम पूरा समझेंगे किस तरीके से रेस्पिरेशन काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, चलो देखो, तो बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में देखो, जो एयर है बेटा, एयर इज टेकन थ्रू द नोस्ट्रिल, हम अपनी नोज से ही लेते हैं, हम अपने मुंह से भी ले सकते हैं, 2 पैसेज होते हैं ना। तो जो एयर हम टेक करते हैं वो नोस्ट्रिल करते हैं, और वो फिल्टर्ड होती है हमारे जो नोज़ है उसमें बेटा
बहुत छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जिनको हम सीलिया वगैरह बोलते हैं, फाइनी हेयर्स पाए जाते हैं। और वहाँ पे म्यूकस भी होता है, वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस भी होता है उसी लाइन में, उसी पैसेज में, जिसमें क्या हो, जो भी डस्ट वगैरह हो या जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह कोई जा रहा हो या कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह हो, वो क्या हो, उन फाइनी हेयर से और म्यूकस पे ही क्या हो जाए, अटैच हो जाए, कोई भी गंदगी ना जा पाए। यानी कि नोस्ट्रिल से होते हुए जब हमारी एयर पास करे तो हमारे स्ट्रेकिया के अंदर फिल्टर्ड एयर पास हो। कैसी पास हो, फिल्टर्ड एयर पास हो। ठीक है। म्यूकस होता है, स्लाइमी टाइप का होता है ना, सलाइमी टाइप का फ्लूइड होता है। ठीक है, वो उसको अटैच कर लेता है जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जाएंगे। ठीक है। तो फ्रॉम नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से होते हुए ये एयर कहाँ जाती है, थ्रोट पे जाती है। फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स एयर पासिस टू थ्रोट, थ्रोट पे गई वेयर, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, अभी बताया मैंने रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये हमारा ट्रेकिया है, गर्दन पे हाथ लगाइए, ये आपका सर है। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ बस समझाने के लिए। तो बेटा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बॉडी हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मिलेंगे। ठीक है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं टू एंश्योर दैट एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। बेटा जो एयर पैसेज जो है हमारा, ये जो एयर पैसेज है ये कोलैप्स ना कर पाए अगर एयर अंदर ना जाए तो। ठीक है, अगर किसी भी कारण से अगर एयर अंदर ना जाए तो ये जो हमारे मसल्स हैं, तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे ट्रैकिया को कि ये बिल्कुल भी कोलैप्स ना कर पाए। ठीक है। और देखो बेटा आगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, प्लीज़ ध्यान से सुनिए कि अब जो एयर है हमारा वो कहाँ पहुँच गया है, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स के पास पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया है, लंग्स के पास। एक सेकेंड, लंग्स, एयर रीचेज लंग्स फ्रॉम द थ्रोट, इस थ्रोट से होते हुए कहाँ पहुँच गया है, लंग्स के पास पहुँच गया है। एंड विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंडिंग इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। मैंने बताया था आपको कि जो लंग है, ये जो थ्रोट है हमारा, ट्रैकिया है, ये लंग्स के पास पहुंच गया और ये ट्रैकिया फिर से डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करता है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स फिर से डिवाइड करेगा कहाँ, एल्वुलाई में। और एल्वुलाई क्या है, एल्वुलाई कुछ नहीं है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एयर भरी रहती है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एयर भरी रहती है, और ये जो हमारा जो लंग है ये क्या कर सकता है, अपना साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है इसी एयर बैलून की वजह से। एयर हमेशा भरी रहती है इन एल्वुलाई में ताकि ये जो लंग है हमारा कोलैप्स ना कर जाए, थोड़ी बहुत एयर हमेशा प्रेजेंट होती ही है। और क्या होता है, और सुनो कि नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द एल्वुलाई। बेटा इसी एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क भी जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्यों जुड़ा हुआ है आपको पता है कि ऑक्सीजन जा रहा है ना एल्वुलाई के पास पूरा का पूरा। कैसे जा रहा है, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हमने क्या किया, एयर लिया, नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स, याद है फेरिंग्स कॉमन पैसेज था फॉर एयर एंड वाटर। ठीक है, एयर एंड फूड। ठीक है, तो नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स पे आया, फेरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया से होते हुए उस लंग्स के पास आया, लंग्स पे जहाँ पे क्या था, ये ट्रैकिया डिवाइड किया था ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और फाइनली फिर किस में डिवाइड हुआ, एल्वुलाई में। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट था क्या, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट था, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो फिर बेटा आगे बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग, कि जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स था, यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये जो एयर जो आ रहा है, जो ऑक्सीजन जो आ रहा है, ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, वहाँ पे कैपिलरीज होते हैं, वो उस पूरे के पूरे उस ऑक्सीजन को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे ब्लड कैपिलरीज, और हमारे पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देंगे पूरे के पूरे सेल्स के पास, जो भी हमारा सेल है, और जहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस फर्दर होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। ठीक है, फिर देखो ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स एक्सपेंडेड एल्वुलाई। तो बेटा जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर लेते हैं, ठीक है, लंग्स में आती है, तो वो कहाँ फिल हो जाती है, एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है।
इस तरीके से एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से बैलून लाइक। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एयर भर जाता है। ये मैं आपको काफ़ी मैग्नीफाई बता रहा हूँ, देखने में बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो the oxygen in the alveolar air is taken by the blood vessels after releasing carbon dioxide collected from the all the cells of the body in the alveoli। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई में जो आया हुआ है, ये ऑक्सीजन जो है एल्वियोलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड वेसल्स। तो बेटा एल्वियोलाई में जो एयर है उसको एल्वियोलर एयर हम कह रहे हैं। ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स ले लेगा, ठीक है, पूरे बॉडी ऑफ द सेल्स के पास पहुंचा देगा और वापस क्या ले आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके ले आएगा पूरी बॉडी में। कहाँ पे ले आएगा, एल्वियोलाई में ले आएगा, ठीक है ना। फिर देखो बेटा आगे, ये हमारा पूरा लंग्स है, ठीक है, बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर देखो, तो बेटा लंग्स कंटेन, नेक्स्ट देखो, लंग्स कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल। फिर देखो बेटा ये जो लंग्स है, लंग्स कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम। बेटा जो लंग्स है बेटा कंटेन करता है रेजिडुअल वॉल्यूम। मैंने बताया भी रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, कि बेटा अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन अ पर्सनस लंग्स आफ्टर फुली एक्सेलिंग। यानी जब हम एक्सेल कर देते हैं उसके बाद भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है हमारे वहाँ एल्वियोलाई में, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। जिससे क्या हो कि जब हम एक्सेलिंग वगैरह कर रहे हैं तो हमारा लंग कोलैप्स ना करे, ठीक है, तो थोड़ी बहुत एयर रह जाती है, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। फिर देखो आगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में और टेकअप करते हैं किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, और लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द सेल्स ऑफ द बॉडी को। क्या है वो आप समझ तो गए ही होंगे क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। वो कौन है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स विच हैज अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। समझ गए ना। तो बेटा हीमोग्लोबिन वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में, जो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, जिसकी बहुत ही ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पूरे सेल्स ऑफ द बॉडी में। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen, so it is transported mostly in dissolved form in our blood। तो बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मोर सॉल्यूबल इन वाटर होता है ऑक्सीजन से देन ऑक्सीजन, सो इट इज ट्रांसपोर्टेड मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म। सो इट ट्रांसपोर्ट होता है मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मोर सॉल्यूबल है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन था, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये मैंने आपको बना रखा है क्या, रेड ब्लड सेल्स कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। ये डायग्राम देख रहे हो आप, ठीक है। तो देखो बेटा फिर से हम लोग बात करें, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देता हूँ। एक क्वेश्चन और लिखिए कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वाई देयर इज अ नीड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका आंसर आई होप आप को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने जो भी पढ़ा था ये था रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मैं फिर से आपका इसका एक क्विक रिवीजन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन क्या था, मैंने बताया कि रेस्पिरेशन बेटा वो एक प्रोसेस है, फिर से ध्यान से सुनो कि रेस्पिरेशन वो एक प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज होती है और प्रोडक्शन होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, प्लस एनर्जी का, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक एरोबिक एंड एनएरोबिक।
एरोबिक क्या है? एरोबिक वो रेस्पिरेशन है जिसमें प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या प्रेजेंस होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं ना, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल बताया, क्या एग्जाम्पल बताया था कि भाई ये जो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है पायरूवेट में। ये तो सब में ही होगा, चाहे एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में होती है। और ये हर, चाहे वो एरोबिक कर रहा हो या एनाएरोबिक कर रहा हो, ये होगा ही होगा। ये तो कॉमन है, ग्लूकोज से पायरूवेट जो प्रोसेस है वो कॉमन है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो पायरूवेट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरूवेट ब्रोक डाउन हो जाएगा इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है बेटा, देखो फिर से ग्लूकोज जो है फर्दर डिवाइड हुआ पायरूवेट में, एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी बताई थी? 2 ATP रिलीज होती है। फिर उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन होगा फाइनली। ठीक है, तो कितना ATP यहाँ पर रिलीज होगा? 38 ATP। ओके, तो देखो उसके बाद बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन बताया कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कब होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। कब होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, बताया था ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो क्या होगा यहाँ पे। तो देखो बेटा दो चीज़ें होती हैं, पायरूवेट तक ये तो कॉमन है। ठीक है, तो जब ईस्ट आएगा तो ईस्ट क्या करेगा कि इस पायरूवेट प्लस पायरूवेट को कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में। इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, C2H5OH। तो एक तो ये होता है, और दूसरा क्या है? दूसरा होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाए हमारी मसल्स में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह लोग जाते हैं, तो वहाँ पे उनको ये देखने को मिलता है। ठीक है, उन लोगों में हमें ये सब देखने को मिलता है। तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए फिर से, कि बेटा उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये जो पायरूवेट है, ग्लूकोज से पायरूवेट जो है वो ब्रेक होता है इन डिफरेंट पाथवे। जैसे कि देखो ग्लूकोज से डिवाइड हुआ किस में? पायरूवेट में। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रही है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पायरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। क्या होता है? लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और ये जो लैक्टिक एसिड है ना बेटा, इसके एक्यूमुलेट होने से हमारी मसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि क्रैम्प्स आ जाना या मसल फैटिक हो जाना, ये प्रॉब्लम होती है। यानी कि द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स कॉजिंग क्रैम्प्स और मसल फटीग। ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट, हाँ, the energy released during the process of respiration is immediately used to synthesize another molecule called as ATP। तो बेटा जो एनर्जी जो यूज़ की है हमने प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, वो क्या है? ATP मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज एनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ATP। ठीक है, 2 ATP निकलता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो बेटा ATP किससे मिलके बना है? ये सॉरी पीछे छूट गया था ATP। तो बेटा ATP यानी एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट। ये क्या है? ट्राई फास्फेट। ओके, ADP क्या है? डाई फास्फेट। ADP का क्या मतलब है? डाई। तो बेटा ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाता है? ATP बनाता है। यहाँ पे 3 फॉस्फेट हैं और ADP में 2 फॉस्फेट हैं। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जिसकी हेल्प से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। वही सब पुरानी बातें हैं। ठीक है, और बेटा ये जो ATP है, ATP का ब्रोक डाउन होता है। ATP इज ब्रोक डाउन इनटू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो ATP है इसका फिक्स्ड अमाउंट में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से देन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑफ द सेल। हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको जो भी रिएक्शन जो करना है, लाइफ प्रोसेस करना है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया
लाइफ प्रोसेस करने के लिए हमारी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो कि स्टोर्ड हुई रहती है, तो ये एटीपी क्या होगा, ब्रोक डाउन होगा एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी हमें देगा, ठीक है, जिससे हमारी जो सेल्स की रिएक्शंस हैं वो होंगी, ठीक है। ये होता है यहाँ पे। फिर देखो आगे, आगे पढ़ाया था मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखो बेटा, क्लियर कर लेता हूँ मैं इसको। तो बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज किससे होता है, थ्रू स्टोमेटा से होता है। फिर से क्विक रिवीजन इसका देख लेते हैं कि प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। प्लांट किससे करते हैं, स्टोमेटा से करते हैं, ठीक है। और देखो बेटा कि लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंश्योर्स दैट ऑल द सेल्स आर कॉन्टैक्ट विथ एयर, ठीक है। वहाँ पे स्टोमेटा में क्या होते हैं, काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, जो क्या बताते हैं कि उनमें कांटेक्ट है, सेल्स का एयर के साथ कांटेक्ट है, ठीक है, जैसा कि डिफ्यूज़न, ठीक है। ये जो प्रोसेस जो हो रही है ना ऑक्सीजन को लेने की, और मतलब ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रहा है इन एंड आउट, वो प्रोसेस क्या है, डिफ्यूज़न है। क्या है वो प्रोसेस, क्या है, डिफ्यूज़न है। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज इन एंड आउट ऑफ द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है ना, जो कि इंश्योर करते हैं कि भाई सेल्स का क्या है, कांटेक्ट है एयर के साथ। तो इन ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वहाँ पे डिफ्यूज़न होता है सेल्स में एंड एयर में। तो फिर मैंने आपको वहाँ पे बताया कि बेटा ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में क्या होगा ये हमें देखना है। देखो ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी बट नॉट यूज्ड अप बाय द प्लांट, प्लांट उसको यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं रही है। फिर देखो डे में क्या होगा कि नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस होगा ना, तो वहाँ पर तो CO2 क्या करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज क्यों करेगा, ठीक है। तो नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, बिकॉज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन, क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन इज रिलीज इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ये चीज़ें हैं रेस्पिरेशन वगैरह की, ठीक है, कि प्लांट्स वगैरह में कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद बेटा हमने एनिमल्स में पढ़ा था कि भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, ये सब भी हमने देखा था ना कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में कम होता है, याद रखना है बेटा, पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। तो बेटा फिशेस क्या करती हैं, वाटर को टेक अप करती हैं थ्रू माउथ, गिल्स के पास लेके जाती हैं, वहाँ पे गिल्स क्या करता है, गिल्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब, सॉरी, गिल्स के पास से होगी तो गिल्स उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम दैट वाटर, और डिजॉल्व ऑक्सीजन बाई ब्लड क्या होगा, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ये मैंने आपको बताया। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बात की थी, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग यूज़ करते हैं, बताया ना, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के नाम बताए थे मैंने आपको अभी लास्ट में, ठीक है। तो ये कहानी बताई थी। उसके बाद हमने देखा था क्या, उसके बाद हम चलते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बेटा फिर से इस कहानी को सुन लो एक बार। देखो क्या हुआ था, फिर से ध्यान से सुनो कि जो रेस्पिरेशन था, हमने एयर टेकन किया अपने नोस्ट्रिल से, जहाँ पे एयर फिल्टर्ड होती है, क्योंकि हमारे नोस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, फाइनी हेयर्स होते हैं, ठीक है, म्यूकस होता है, ठीक है, वो म्यूकस लाइन करता है वहाँ पे हमारे उस पैसेज में, और जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं उनको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, ये फाइनी एयर्स वगैरह। तो ये जो एयर है हमारे इस पैसेज में फिर पूरा कैसे जाएगा, फिल्टर्ड होके जाएगा। तो ये नोज से हमारा जो एयर है पास होते हुए थ्रोट पर चला गया, थ्रोट के पास मैंने बताया रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है हमारे स्ट्रेकिया में,
ठीक है, जो उसको कोलैप्स होने से रोकता है। ठीक है, कोलैप्स होने से रोकता है जब एयर वगैरह नहीं होगी। तो इस ट्रेकिया से होते हुए लंग्स के पास पहुंच जाता है। ये जो हमारा लंग है बेटा, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा लंग है बेटा, ये देखो, ये सॉरी, ये जो हमारा ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया हमारा फर्दर डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो फर्दर ये डिवाइड होता है ब्रोंकस में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, और फिर फर्दर ये एक नेटवर्क बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, फर्दर नेटवर्क बहुत ही छोटा छोटा एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई कुछ ऐसा वर्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैसा कोई वर्ड है, ये क्या है, एक बैलून है, फिल्ड एयर बैलून है। ठीक है, यहाँ पे एयर भरी हुई होती है बैलून के अंदर। ठीक है, और क्या होगा कि भाई ये जो एयर हम जो ले रहे हैं वो हमारे लंग्स से होते हुए हमारे इस एल्वुलाई पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज जुड़े होंगे जो उस रिच ऑक्सीजन को ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे उस ब्लड में होता है कौन, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, वो उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और उस ऑक्सीजन को पूरे हमारे बॉडी ऑफ द सेल्स के पास लेके चला जाएगा, और फिर वापसी में क्या ले आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके ले आएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है।